हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल है। हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन और मैंने आपको कुछ बेसिक बेसिक बातें बताई थी कि ह्यूमन बीइंग्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। और रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन और फर्टिलाइजेशन। गैमेटोजेनेसिस मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, इंसेमिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ सीमेन या स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, और फिर होगा फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। उसके बाद आगे होता ये है कि जब फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट बन जाता है, बनने के 15 से 30 घंटे के बाद जाइगोट टूट जाता है इनटू स्मॉलर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स, और ये प्रोसेस कहलाता है क्लीवेज। ये 2 से 4 सेल हो जाते हैं, फिर 4 से 8, 8 से 16 सेल, 16 सेल तक ये फैलोपियन ट्यूब में ही रहते हैं। 8 to 16 सेल स्टेज ऑफ ब्लास्टोमियर इज नोन एज मोरोला। फिर वो नीचे यूट्रस में उतर आता है। यूट्रस में उतरने के बाद इस मोरोला में एंटर कर जाता है यूट्राइन फ्लूइड, और फिर वो कहलाता है ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। इम्प्लांटेशन भी इसी ब्लास्टोसिस्ट का ही होता है इनटू द एंडोमेट्रियम या इनर वॉल ऑफ द यूट्रस। और फिर पूरे 9 महीने तक की प्रेगनेंसी चलती है, और फिर उसके बाद एक फुली डेवलप्ड बेबी की डिलीवरी हो जाती है, जिसे बोला जाता है पार्चुरेशन। उसके बाद हमने बात की थी कि एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस इन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड फीमेल इन ह्यूमन बीइंग। जैसे फॉर एग्जांपल, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड एज, बट द फॉर्मेशन ऑफ वोम सीजेस, स्टॉप हो जाता है एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। फिर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया। मैंने बताया आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद है पेल्विस रीजन में। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको नाम याद करने, इसमें आ जाता है पेयर ऑफ टेस्टिस, इसके अलावा मेल एसेसरी डक्ट्स, मेल एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल एसेसरी डक्ट में आपको 4 नाम रटने हैं फिलहाल। रेडिटेस्टिस है, वेजाफ्रेंशिया है, एपिडाइडमिस और वेज डिफरेंस। मेल एसेसरी ग्लैंड के अंदर भी आपने 3 नाम याद किए थे, सेमाइनल वेजाइकल है इसमें, प्रोस्टेट ग्लैंड है और कॉपर्स ग्लैंड है। मेल एक्सटर्नल जेनिटल जो बाहर से नजर आता है। एनसीईआरटी में नाम दे रखा है पेनिस, मैंने बताया था, स्क्रोटम भी याद कर लीजिए। उसके बाद फिर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम में मैंने आपको यहाँ पर ये टेस्टिस बना के दिखाया, और मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस स्क्रोटम से जुड़े होते हैं एक फाइब्रस कॉर्ड के जरिए, इसे बोला था ग्यूबरनाक्यूलम या फिर मेसोर्कियम, है ना। और टेस्टिस जो है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है, बाहर रखने के लिए उनको रखा गया है ना फोल्ड ऑफ स्किन या पाउच ऑफ स्किन कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम का इसका मेन काम यही है कि टेस्टिस को लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। कितना लो? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर कम क्यों चाहिए टेस्टिस को? ताकि इसमें स्पर्म बन सके। टेस्टिस के अंदर मैंने बताया इसमें छोटे छोटे से कंपार्टमेंट होते हैं कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिस में तकरीबन 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अंदर की साइड 2 टाइप के सेल्स होते हैं, मेल जर्म सेल्स जिनको स्पर्मेटोगोनिया ही बोला जाता है, और दूसरा सर्टोली सेल्स। इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया के अंदर होती है मियोसिस, बनते हैं हैप्लॉइड स्पर्म्स, और इस दौरान इन डेवलपिंग स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं सर्टोली सेल्स। आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 टाइप के सेल्स और हैं, लेडिक सेल्स और इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। लेडिक सेल्स का काम है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स, यानी जैसे फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं वो तो बनते हैं इनसे, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया से, और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो बनाते हैं लेडिक सेल्स। इसके अलावा यहाँ पर टेस्टिस में इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी होते हैं। इन सेल्स का काम होता है दे प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम ऑटो इम्यून अटैक। टेस्टिस में जब स्पर्म बन जाते हैं उसके बाद वो आ जाते हैं रेडी टेस्टिस में। रेडी टेस्टिस से वेजाफ्रेंशिया में, वेजाफ्रेंशिया से एपिडाइडमिस, और फिर ये वेज डिफरेंस। तो रेडी टेस्टिस, वेजाफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस, वेज डिफरेंस, इन चारों को बोला जाता है मेल एसेसरी डक्ट्स। मेल एसेसरी डक्ट्स। और फिर ये वेज डिफरेंस से जाके जुड़ जाते हैं डक्ट ऑफ सेमिनल वेजाइकल से। ये जो वेज डिफरेंस है यहाँ पीछे यूराइनरी ब्लैडर भी रहेगा, है ना। मैंने दिखाया नहीं कि हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना रहे हैं, तो ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वेज डिफरेंस लूप्स ओवर द यूराइनरी ब्लैडर एंड जॉइंस विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेजाइकल टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट। क्योंकि 2 हैं तो कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट लिख देते हैं, इससे इजैकुलेटरी डक्ट ऑप्शन में आता है। इजैकुलेटरी डक्ट से फिर ये स्पर्म आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इस यूरेथ्रा से होते हुए बॉडी से बाहर हो जाते हैं। इस बीच टेस्टिस का काम है स्पर्म बनाना, एसएससी डक्ट का काम है इन स्पर्म्स को आगे बढ़ाना, और इन स्पर्म के अंदर जो फ्लूइड मिलता है वो इनसे आता है, सेमिनल वेजाइकल से, प्रोस्टेट से और इस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से। इन तीनों का जो फ्लूइड है वो कहलाता है सेमिनल प्लाज्मा। तो जो मेल एसेसरी ग्लैंड है वो बनाते हैं सेमिनल प्लाज्मा। टेस्टिस से आते हैं स्पर्म। सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म को मिला के ही सीमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीमेन। तो एक लाइन आप याद कर लीजिए कि जो लफ्ज बोला जाता है सीमेन, इसमें 2 चीजें आ जाती हैं। एक तो आया था इसमें सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा जो कि मेल एसेसरी ग्लैंड से आता है, और दूसरे इसमें आ जाते हैं स्पर्म जो कि टेस्टिस से आते हैं। तो स्पर्म्स और सेमाइनल प्लाज्मा को मिलाकर ही बोला जाता है सीमेन।
नीट एग्जाम में कई बार रास्ता पूछा गया स्पर्म के मूवमेंट का, तो स्पर्म हम लिख भी लेंगे आगे, इधर मैं एक बार बता देता हूँ आपको बस कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रेडी टेस्टिस में, रेडी टेस्टिस वाज डिफरेंशियल में, वाज डिफरेंशियल एपिडाइडमिस, फिर वाज डिफरेंस, फिर इजैकुलेट डक्ट और फिर यूरेथ्रा और फिर बॉडी से बाहर। ठीक है। तो आज की, हाँ, फिर मैंने यही बताया था इधर कि ये जो बल्ब शेप का है, इसे बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं। ये है पेनिस। पेनिस का जो लास्ट वाला चौड़ा सा पार्ट है कहलाता है ग्लैंस पेनिस। इट इज कवर्ड बाय अ फोल्ड ऑफ स्किन नोन एज फोरस्किन या फिर प्रीप्यूस। मुस्लिम्स में और ज्यूज में इस फोरस्किन को काट के निकाल दिया जाता है। रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बोला जाता है सरकम सीजन। सरकम सीजन। बस इतना ही है, फिर वन बाय वन आज पढ़ लेते हैं डिटेल में। तो पहला टॉपिक आज हम यहाँ पर ले लेते हैं स्क्रोटम। क्या क्या पॉइंट आप बोल सकते हैं? एक पहला पॉइंट तो हम ये बोल सकते हैं कि टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच ऑफ स्किन नोन एज स्क्रोटम। स्क्रोटम का मेन काम क्या है? स्क्रोटम का मेन काम है कि वो टेस्टिस को लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। अब अगर बॉडी के अंदर रहेंगे टेस्टिस, तो हम लोग तो वार्म ब्लड एनिमल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितनी गर्मी चल रही हो, कितनी ठंड चल रही हो, तो अगर टेस्टिस को बॉडी से बाहर रख दिया जाए तो फिर उसका टेम्परेचर अंदर वाले टेम्परेचर जैसा नहीं रहेगा। तो टेस्टिस को बाहर एब्डोमेन से रखा जाता है इसलिए ताकि उसे लो टेम्परेचर मिल सके। कितना लो? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अब इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 है, 2 कम करेंगे 35, ढाई कम करेंगे 34.5। तो ऐसे एक सवाल बन सकता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए स्पर्म बनने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? आप बोलेंगे 34.5 से 35। याद रहेगी इतनी बात लिख लेते हैं। पॉइंट याद कर लेते हैं कि टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द abdominal cavity in a pouch of skin known as scrot। ठीक है। पिछली क्लास में डायग्राम में ये भी मैंने आपको दिखाया था कि टेस्टिस स्क्रोटम की दीवार से अटैच होते हैं बाय फाइब्रस कॉर्ड नोन एज ग्यूबरनक्यूलम या फिर मेसोर्कियम, है ना। तो एक लाइन ये भी याद कर लेते हैं कि टेस्टिस आर अटैच्ड टू द wall of scrotum by a fibrous cord known as gubernaculum, known as gubernaculum भी या फिर इसे बोला जाता है मेजोर। gubernaculum या फिर मेजोर। ठीक है ना। The main function of testis is it provides low temperature. The main function of scrotum is it provides low temperature to the testis. कितना लो? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस lower than the normal internal body temperature. क्यों? Because it is essential for the formation of sperm, that is spermatogenesis. The main function of scrotum is it provides low temperature to the testis. Low temperature to the testis. That is 2 से 2.5
degree Celsius lower than the normal internal body temperature. Normal internal body temperature. क्यों? Because it is essential for the formation of sperms. That is spermatogenesis. ठीक है, तो टेस्टिस एब्डोमेन से बाहर प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। इस पर सवाल भी बन सकता है कि टेस्टिस आर प्रेजेंट इन, तो आप आंसर लगाएंगे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज 34.12 35 डिग्री सेल्सियस, है ना। क्वेश्चन लिख लेते हैं। टेस्टिस आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द formation of sperms is 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यही है इसमें जो मेन पॉइंट थे कि स्क्रोटम का मेन फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स लो टेम्परेचर टू टेस्टिस। कितना लो? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ताकि इसमें स्पर्म बन सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, टेस्टिस। टेस्टिस में क्योंकि स्पर्म बनते हैं मेल गैमीट, तो जो मेल गैमीट बनाते हैं उनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है। तो इस एक लाइन हम बोल सकते हैं टेस्टिस इज द प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। एनसीईआरटी बताया गया टेस्टिस आर ओवल इन शेप, ओवल इन शेप। लेंथ बताई गई है 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ बनाई गई है 2 से 3 सेंटीमीटर, दो दो कम करके बोलते हैं, 4 से 5, उधर 2 से 3 सेंटीमीटर। पहले यही लाइन याद कर लेते हैं। तो टेस्टिस इज द प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस इज द प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है टेस्टिस आर ओवल इन शेप। शेप पर हो सकता है सवाल पूछ रहे, तो आप इसे याद कर लें कि टेस्टिस आर ओवल इन शेप, ओवल इन शेप। लेंथ और विड्थ भी बताएगी, लेंथ 4 से 5 और विड्थ 2 से 3। लेंथ ऑफ टेस्टिस 4 से 5 सेंटीमीटर एंड width of testis is 2 से 3 सेंटीमीटर।
ठीक है। अच्छा, अब आगे की बात सुनिए। जो टेस्टिस बनते हैं एक बच्चे के अंदर जो कि अभी प्रेगनेंसी के दौरान अपनी माँ के यूट्रस में ही है, तो उसकी किडनी के नीचे बनना शुरू होते हैं। तो द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस टेक्स प्लेस बिलो किडनी, और फिर वो धीरे धीरे नीचे की साइड मूव करते हैं। तो उसके अंदर एक रास्ता होगा जिसमें टेस्टिस मूव करते हैं, उसे बोला था इंग्वाइनल कैनाल। तो एब्डोमिनल कैविटी को स्क्रोटम सैक से ज्वाइन कराते हैं इंग्वाइनल कैनाल, और बच्चे के पैदा होने से पहले ही टेस्टिस नीचे स्क्रोटम में उतर आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा पैदा हो जाता है, टेस्टिस के अंदर एब्डोमेन में रह जाते हैं। इस कंडीशन को बोला था क्रिप्टोरकाइटिस। क्रिप्टोरकाइटिस आ चुका है, सवाल याद कर लेंगे। अब क्योंकि टेस्टिस यहाँ किडनी के पास बनते हैं, तो जो नर्व सप्लाई ब्लड सप्लाई टेस्टिस की होती है वही किडनी की होती है। तो जब टेस्टिस डिसेंड करके नीचे स्क्रोटम में आते हैं, नर्व सप्लाई सेम है। तो इसलिए अगर कभी खुदा ना करे किसी को किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, उसका पेन नीचे टेस्टिस से रेडिएट करता है, नर्व सप्लाई सेम होने की वजह से। तो ऐसे एक दो पॉइंट जरा याद कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। मुझे याद करानी बात आपको कि द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस टेक्स प्लेस बिलो किडनी। द डेवलपमेंट ऑफ testis takes place below kidney, ठीक है, and then they moves downwards through inguinal canal, through inguinal canal, ये कहलाता है inguinal canal, and before birth they passes out into the scrotum. This is known as descent of testis. तो द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस टेक्स प्लेस बिलो किडनी, मतलब ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ, यहाँ पर ऐड कर देते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन life, the development of testis takes place below kidney and then they move downwards through the inguinal canal. And before birth, बच्चे के पैदा होने से पहले ही, they enters into the scrotum. ठीक है, so this is known as, ये कहलाता है descent of testis. This is known as descent of testis. तो अगर ऐसा हो जाए कि टेस्टिस एब्डोमेन में ना आए, बच्चा दुनिया में आ जाए, तो ये कंडीशन कहलाती है क्रिप्टोरकाइटिस। क्रिप्टोरकाइटिस, क्रिप्टोरकाइटिस। तो एक सवाल याद कर लेते हैं कि द फेल्योर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द scrotum, the failure of testis to descend into the scrotum is known as, the failure of testis to descend into the scrotum is known as क्रिप्टोरकाइटिस। क्या कहलाता है? क्रिप्टोरकाइटिस। ऐसे भी सवाल बन सकता है, एब्डोमिनल पैसेज that connect the abdominal cavity with the scrotal sac is known as inguinal canal. The passage that connects the abdominal cavity with the
scrotal sac is known as inguinal canal. ठीक है, थोड़ा सा टेस्टिस की कवरिंग के बारे में भी याद कर लेते हैं। एक सवाल यहाँ से भी आता है कि टेस्टिस के 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनी और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। बीच वाली जो लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनी थोड़ी मोटी सी है, तो इसमें प्रीवियस में सवाल आ चुका है, द प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड टेस्टिस या थिक कैप्सूल अराउंड टेस्टिस ट्यूनिका एल्बुजिनी। बाहर वाली वेजाइनलिस, बीच वाली एल्बुजिनी, इसके बीच में गैप है, इसे बोला जाता है ट्यूनिका वेजाइनलिस सैक। अगर टेस्टिस में इन्फेक्शन हो जाए तो इन बाहर वाली 2 लेयर के बीच में ट्यूनिका वेजाइनलिस सैक में फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है। इस कंडीशन को बोला था हाइड्रोसील। ये भी सवाल आ चुका है, द कलेक्शन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड इन द ट्यूनिका वेजाइनलिस सैक इज नोन एज हाइड्रोसील। थोड़ा सा याद कर लेते हैं एनसीईआरटी से बाहर जाके, फिर एनसीईआरटी की बातें आराम से करते रहेंगे। तो मुझे आपको बतानी थी बात कवरिंग्स अराउंड टेस्टिस। मान लीजिए कि ये टेस्टिस है, ओवल शेप में, 3 लेयर हैं इनके चारों तरफ। ये सबसे अंदर वाली लेयर, बीच वाली लेयर थोड़ी मोटी सी है, और बाहर वाली लेयर भी पतली है। ठीक है, सबसे बाहर वाली लेयर कहलाती है ट्यूनिका वेजाइनलिस। बीच वाली जो मोटी लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसी के मुझे सवाल याद कराने हैं, इसलिए डायग्राम मैंने बनाया। प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसलिए हम इसे याद कर लेंगे। और सबसे अंदर वाली लेयर है ट्यूनिका वेस्कुलोस। एक लफ्ज लिख देते हैं कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ टेस्टिस है और ये इनर मोस्ट कवरिंग ऑफ टेस्टिस। ठीक है, जो बाहर की 2 लेयर हैं इनके बीच में जो गैप है ये कहलाता है ट्यूनिका वेजाइनलिस सैक। ट्यूनिका वेजाइनलिस सैक। एक तो मुझे याद कराना था, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि द प्रोटेक्टिव कवरिंग या थिक कैप्सूल अराउंड टेस्टिस इज ट्यूनिका अल्बुजिन और द कलेक्शन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड इन ट्यूनिका वेजाइनलिस सैक इज नोन एज हाइड्रोसील। तो एक क्वेश्चन याद कर लेते हैं कि द प्रोटेक्टिव कवरिंग और थिक कैप्सूल अराउंड टेस्टिस इज। तो अगर पूछा जाता है कि द
प्रोटेक्टिव कवरिंग या फिर थिक कैप्सूल अराउंड टेस्टिस इज, अब ये आंसर लगा देंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है द कलेक्शन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड इन ट्यूनिका वेजाइनालिस सैक इज नोन एज हाइड्रोसील, हाइड्रोसील। द कलेक्शन ऑफ excessive fluid in tunica vaginalis sac is known as, the collection of excessive fluid in tunica vaginalis sac is known as hydrocele, is known as hydrocele। ठीक है, अब थोड़ा सा एनसीईआरटी में जो टेस्टिस के बारे में बताया गया उसे समझ लेते हैं। उसके लिए जो कट सेक्शन ऑफ टेस्टिस का डायग्राम बनाते हैं, टेस्टिस वाले पोर्शन थोड़ा जूम करके बनाता हूँ, फिर हम उससे सवाल याद करें। ये ओवल शेप के टेस्टिस हैं। और टेस्टिस में पोस्टीरियर साइड पे मौजूद होती है एपिडाइडमिस, यही एपिडाइडमिस आगे जाके बन जाती है वास डिफरेंस। ठीक है, अगर टेस्टिस को आप कट करके देखेंगे तो आपको इसके अंदर छोटे छोटे कमरे नजर आएंगे। तो ईच टेस्टिस कंटेन्स 250 कंपार्टमेंट्स नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिस में छोटे छोटे 250 कमरे होते हैं। 250 तो नहीं बनाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, थोड़ा सा बना देंगे, याद करा देंगे ऐसे। ईच टेस्टिस कंटेन, मैंने 5 बनाए, 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3, 1, 2 या 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ये कहलाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहलाते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये आगे निकल के गुच्छा सा बना लेते हैं, ये गुच्छा कहलाता है रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस। फिर ये जाके जुड़ जाते हैं, आगे कंटिन्यू हो जाते हैं वेजा इफ्रेंशिया, वेजा इफ्रेंशिया, फिर बन जाती है आगे जाके एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस भी एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब है, और दूर से देखने इस तरीके की, इस तरीके की हाईली कॉइल्ड ट्यूब है एपिडाइडमिस। फिर यही एपिडाइडमिस आगे कंटिन्यू हो जाती है एज वास डिफरेंस। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स हैं। ईच टेस्टिस कंटेन 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो आप याद कर लें कितने होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स? 250, 250 कंपार्टमेंट्स है कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3, 1, 2 या 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस, बहुत ही बारीक ट्यूब है तो लफ्ज आ जाता है ट्यूब्यूल। कितनी होती हैं? 1 से 3। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ट्यूब है। मान लीजिए मैं इसको ऐसे अलग से दिखा देता हूँ, है ना, ये ट्यूब है। तो अगर आप इसको कट करके सामने देखें, जैसे ये ट्यूब है ना, इसको कट करके सामने देखो, जैसे गोल गोल नजर आएगा ना अंदर से। तो इस ट्यूब को अगर कट करके आप सामने से देखेंगे तो अंदर की साइड आपको 2 तरीके के सेल नजर आए, कुछ थोड़े छोटे, कुछ थोड़े बड़े। तो छोटे छोटे सेल्स वो कहलाते हैं मेल जर्म सेल, जो थोड़े बड़े से हैं वो कहलाते हैं सर्डुली सेल्स। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर इंटरनली लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स।
इसमें दो प्रकार के सेल्स होते हैं, एक कहलाते हैं मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स, और दूसरा कहलाते हैं सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स। ठीक है, ये जो मेल जर्म सेल्स हैं इनको स्पर्मेटोगोनिया भी बोला जाता है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये जो मेल जर्म सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनिया, दे अंडरगोज मियोसिस एंड फॉर्म्स हैप्लॉइड स्पर्म्स। इन्हीं मेल जर्म सेल्स में हो जाती है मियोसिस, मियोसिस मियोटिक डिवीजन हो जाता है, और इनसे फिर बनते हैं हैप्लॉइड स्पर्म्स, हैप्लॉइड स्पर्म्स। स्पर्म्स बनने के दौरान इनको चाहिए होता है नरिशमेंट, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे ये सर्टोली सेल्स। तो इन सर्टोली सेल्स का काम होता है दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स, नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म। ठीक है, तो ईच टेस्टिस कंटेन 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक से तीन, एक दो या तीन हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अंदर की साइड दो टाइप के सेल होते हैं, एक है मेल जर्म सेल, दूसरा सर्टोली सेल। असल में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके टेस्टिस में मेल जर्म सेल ही होते हैं, और जब वो प्यूबर्टी में एंटर कर जाता है तो यही मेल जर्म सेल कन्वर्ट हो जाते हैं प्यूबर्टी से पहले स्पर्मेटोगोनिया में। तो जब टेस्टिस में स्पर्म बनना शुरू होते होंगे तो वो इसी स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं, मियोसिस के जरिए हैप्लॉइड स्पर्म बन जाते हैं। अब इन डेवलपिंग स्पर्म को चाहिए होता है नरिशमेंट, ये नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेंगे? सर्टोली से। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की जो जगह है, यानी मैं इस जगह की बात कर रहा हूं, ये कहलाता है इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो द स्पेस outside the seminiferous tubule in testicular lobule is known as interstitial space। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में भी दो टाइप के सेल्स होते हैं, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में भी दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक तो है इसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स, नाम ही रख दिया उनका इंटरस्टिशियल सेल्स। इन इंटरस्टिशियल सेल्स को लेडिक सेल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेडिक सेल्स। तो लेडिक सेल्स इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम है, और इन लेडिक सेल्स का काम होता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स कहने का मतलब होता है टेस्टिकुलर हार्मोन, यानी कि मेल सेक्स हार्मोन। तो हम 12 तक एक नाम सुनते हैं टेस्टोस्टेरोन, इसके अलावा और भी नाम है डिहाइड्रो ईपीएंड्रोस्टेरोन, एंड्रोस्टेनिडियोन। आते नहीं नाम, आप बस टेस्टोस्टेरोन याद कर लें और जनरल आंसर है, पूरा नाम याद कर लें एंड्रोजन। एंड्रोजन्स बोला जाता है मेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, उनको एंड्रोजन नहीं बोला जाता। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि लेडिक सेल्स का काम क्या, तो आप बोलेंगे सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स। एंड्रोजन मतलब कि मेल सेक्स हार्मोन, जैसे फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन। तो एक लाइन यही साथ में याद कर लेते हैं कि ये जो बात अभी हो रही है कि जो लेडिक सेल्स हैं इनका काम क्या है। तो लेडिक सेल्स का काम है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स ऑब्लिक मेल सेक्स हार्मोन्स। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स ऑब्लिक मेल सेक्स हार्मोन, जैसे फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन। तो ये बनाने का काम किसका? लेडिक सेल्स का। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और दूसरे सेल्स भी होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में, उन्हें बोला जाता है इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। क्या नाम है? इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। एनसीईआरटी में दे रखा है तो आप जरा इसे याद कर लीजिएगा, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स का काम क्या होता है? फंक्शन एनसीईआरटी में दे रखा है, बस ऐसे इंटरेस्ट के लिए, बाकी तीनों के याद, इसका भी सुन लीजिए कि स्पर्म्स को ऑटोइम्यून अटैक से बचाते हैं। कि मतलब खुदा ना करे अगर ऐसा होने लगे, बॉडी में से एंटीबॉडीज बनने लगे जो स्पर्म को डिस्ट्रॉय करने लगे, जैसे कि ऐसा हो जाता है, ऐसी एंटीबॉडीज बनने लगती हैं जो पेनक्रियाज को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, जिससे लोगों को थायराइड की परेशानी हो जाती है, डायबिटीज़ की परेशानी हो जाती है। स्पर्म के ऊपर अटैक हुआ तो आदमी तो इनफर्टाइल हो जाएगा। तो ऐसा ना हो उसके लिए अल्लाह ताला ने बनाया इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। इनका काम भी दे प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम ऑटोइम्यून अटैक। तो एक लाइन लिख लेते हैं, थोड़ा याद रहेगा कि इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स का काम क्या है कि दे प्रोटेक्ट्स द स्पर्म्स फ्रॉम ऑटो
इम्यून अटैक। तो आपने टोटल देख लिया कि जो टेस्टिस है उसमें टोटल 4 टाइप के सेल्स, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल, ये तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है, और आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन टेस्टिकुलर लोब्यूल ये तीसरे नंबर का सेल लेडिक सेल, इनको इंडस्ट्रियल सेल बोलते हैं, और चौथा इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। ठीक है ना। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकल के यहाँ आ जाते हैं इसमें रेटिटेस्टिस में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के स्पर्म कहाँ आ जाते हैं, रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से फिर इसमें वेजा इफ्रेंशिया में, वेजा इफ्रेंशिया, वेजा इफ्रेंशिया को इफरेंट डक्ट्यूल भी बोलते हैं, ये लफ्ज नीट में आ चुका है तो आप इसे भी याद कर लेंगे, इफरेंट डक्ट्यूल्स। उसके बाद ये चले आते हैं इसमें एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस, और फिर उसके बाद आ जाते हैं इसमें ये वेज डिफरेंस, वेज डिफरेंस। तो ये चारों मिला के कहलाते हैं एसेसरी डक्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर मेल एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इनका सीक्वेंस याद रखना है। एसेसरी डक्ट में पहला नाम क्या है, रेटिटेस्टिस, दूसरा वेजा फ्रेंशिया, तीसरा एपिडाइडेमिस, और चौथा वेज डिफरेंस। अगर आपसे पूछा जाता है पैसिव स्पर्म क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे सबसे पहले स्पर्म होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटिटेस्टिस, वेजा फ्रेंशिया, एपिडाइडेमिस, वेज डिफरेंस, फिर वेज डिफरेंस जाके जुड़ जाती है डक्ट ऑफ सेमिनल फ्रॉम एजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा, और फिर बॉडी से बाहर। तो एक सवाल यहाँ पे पैसेज ऑफ स्पर्म वाला क्लियर कर लेते हैं। टेस्टिस में बनने के बाद पैसेज क्या रहता है स्पर्म का, पैसेज ऑफ स्पर्म्स। बनते कहाँ हैं स्पर्म, सबसे पहले आप बोलेंगे ये स्पर्म बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ जाएंगे स्पर्म, रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से वेजा इफ्रेंशिया, वेजा इफ्रेंशिया से, वेजा इफ्रेंशिया से एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस से वेज डिफरेंस, वेज डिफरेंस, वेज डिफरेंस से फिर अगला नंबर आएगा इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, और फिर आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, ये डायग्राम हमने बनाया है कट सेक्शन ऑफ टेस्टिस, कट सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस का कट सेक्शन हम देखेंगे तो एक बात शुरू होगी यहाँ से, ईच टेस्टिस कंटेन 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर इंटरनली लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल, मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। द एरिया आउटसाइड द seminiferous tubule in testicular lobule is known as interstitial space. Interstitial space also contain 2 types of cell, Leydig cell, interstitial cell, और immunologically competent cells। पहले इतनी बात लिख लेते हैं, ठीक है। पॉइंट याद कर लेते हैं कि द कट सेक्शन टेस्ट में आपने देखा कि ईच टेस्टिस contains 250 compartments. Each testis contains 250 compartments called testicular lobule.
testicular lobule. Each testicular lobule contains 1 से 3 highly coiled seminiferous tubule. Each testicular lobule contains 1 से 3 highly coiled 1 से 3 highly coiled seminiferous tubules. Seminiferous tubule. ठीक है. Seminiferous tubules are internally lined by 2 types of cells. Seminiferous tubules are internally lined by 2 types of cells. 2 types of cells. कौन कौन से सेल्स हैं? मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स, इनको स्पर्मेटोगोनिया भी बोला जाता है. स्पर्मेटोगोनिया. और दूसरा सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स. ठीक है. मेल जर्म सेल्स का काम क्या है? दे अंडरगोज meiotic division and forms haploid sperm by the process of spermatogenesis. These cells undergoes meiotic divisions and forms haploid sperms. ठीक है. सर्टोली सेल का काम है दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म. बाकी कुछ और भी आंसर्स हैं हम अलग से याद कर लें. एक जनरल पॉइंट याद कर लेते हैं कि दीज सेल्स provides nourishment to the developing sperms. ठीक है. अच्छा, इसके बाहर जो जगह है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो जगह वो कहलाता है इंटरस्टिशियल स्पेस. वहाँ भी 2 तरीके के सेल्स हैं ना, तो एक पॉइंट लिख लेते हैं कि द एरिया आउटसाइड द seminiferous tubules in testicular lobule is known as interstitial space. Interstitial space. इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड वेसल्स हैं और इसके अलावा सेल्स हैं. पॉइंट याद कर लेते हैं कि द इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन्स ब्लड वेसल्स. वहाँ ब्लड वेसल्स मौजूद हैं. एंड 2 टाइप्स ऑफ सेल्स.
एंड टू टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन से? एक तो हो जाएंगे लेडिक सेल्स, जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। लेडिक सेल्स, इनको बोला जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स। इनका काम है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स क्योंकि मेन हार्मोन टेस्टिस का टेस्टोस्टेरोन वगैरह है ना, तो अब क्योंकि हार्मोन तो एंडोक्राइन ग्लैंड बनाते हैं, तो उस वजह से एक सवाल बनाया गया कि इनको लेडिक सेल्स को एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ टेस्टिस बोलते हैं, वो हार्मोन निकालने की वजह से। तो एक लाइन और याद कर लेते हैं, लेडिक सेल इंटरस्टिशियल सेल इज ऑल्सो नोन एज एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ टेस्टिस। एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ टेस्टिस, तो तीन नाम हो गए, लेडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ टेस्टिस। एक लाइन याद कर लेते हैं कि दीज सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट्स, these cells synthesize and secretes androgens androgens मतलब कि मेल सेक्स हार्मोन्स, या फिर इसे कह सकते हैं हम टेस्टिकुलर हार्मोन्स, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। इसके अलावा जो चौथे सेल हैं यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में, उनका नाम है इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। ठीक है, चार तरीके के सेल्स। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स का काम ये है कि दे प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम ऑटोइम्यून अटैक। एक लाइन लिख लेते हैं, पूछा तो खैर नहीं जाएगा मोस्ट प्रोबेबली ये सवाल, कि दे प्रोटेक्ट्स द स्पर्म्स फ्रॉम ऑटो इम्यून अटैक। ठीक है। जो मेन डायग्राम बनाया था हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, अब मैंने आपको मेल एसएससी डक्ट दिखाई थी। इस डायग्राम में दिखाई कट सेक्शन, रेडियल टेस्टिस, वाजा फ्रेंच एपिडेमिस और वेस्ट डिफरेंस। मेल एसएससी ग्लैंड्स भी दिखाए थे जो समाइल प्लाज्मा बनाते हैं, समाइल वेजाइकल, प्रोस्टेट और कॉपर्स ग्लैंड। एनसीईआरटी बड़ी प्यारी से लाइन लिखी हुई है कि जो मेल एसएससी डक्ट है और जो मेल एसएससी ग्लैंड है, इनके फंक्शन को मेंटेन किया जाता है इन टेस्टिकुलर हार्मोन्स। एक लाइन याद कर लेते हैं कि द फंक्शंस ऑफ मेल एसएससी डक्ट एंड मेल एसएससी ग्लैंड्स इज मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन, जैसे फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना, एक लाइन याद कर लेते हैं अलग से कि द फंक्शंस ऑफ मेल accessory ducts and male accessory glands are maintained by testicular hormones. So the functions of male accessory ducts and the male accessory glands are maintained by testicular hormones. समझ में आ गई इतनी बात? अब इसके अंदर जो ये सर्टोली सेल्स हैं, इनमें दो तीन सवाल आप और याद कर लीजिए कि सर्टोली सेल्स को सस्टेंटाकुलर सेल्स भी बोला जाता है, सपोर्टिंग सेल्स भी बोला जाता है, प्रोटेक्टिव सेल्स भी बोला जाता है और नर्व सेल्स भी बोला जाता है। तीन चार पांच है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है सवाल कि दे आर ऑल्सो नोन एज। तो इस पर एक दो सवाल याद कर लेते हैं, हेडिंग ही लिख लेते हैं हम अलग से, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स को सस्टेंटाकुलर
टेंटाकुलर सेल्स भी बोला जाता है। इसे सपोर्टिंग सेल्स भी बोला जाता है। 3 नाम तो ऐसे ही हैं। इसके अलावा प्रोटेक्टिव सेल्स, और इसके अलावा इसे नर्व सेल्स भी बोला जाता है। ये नाम याद कर लें, सर्टोली सेल्स, सस्टेंटाकुलर सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स, प्रोटेक्टिव सेल्स और नर्व सेल्स। पहला फंक्शन तो वही है। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या फंक्शन है सर्टोली सेल का, तो इनका मेन फंक्शन दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग मेल जर्म सेल्स या डेवलपिंग स्पर्म्स। पहली बात तो ये याद कर लेते हैं कि द सर्टोली सेल्स provides nourishment, provides nourishment to the developing male germ cells or sperm, to the developing male germ cells or sperms, और डेवलपिंग स्पर्म से लिख दे रहा हूँ, डेवलपिंग मेल जर्म सेल्स और डेवलपिंग स्पर्म्स, डेवलपिंग। ठीक है। दूसरा मुझे सवाल याद कराना है आपको कि सर्टोली सेल का एक इंपॉर्टेंट काम ये भी कि अपने अंदर से हार्मोन निकालते हैं इनहिबिन, जो कि सप्रेस करता है एंटी पिट्यूटरी को फॉर द रिलीज ऑफ एफएसएच। क्या मतलब हुआ इस बात का? असल में एक लड़के के टेस्टिस में स्पर्म बनना शुरू होते हैं जब वो प्यूबर्टी में एंटर कर जाते हैं। इसकी उम्र 13-14 साल की होती है। एनसीईआरटी में आगे बताया गया, हम पढ़ेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ जीएनआरएच, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो असल में होता ही है कि जब एक बच्चा प्यूबर्टी में एंटर करता है 13-14 साल का होता है, अल्लाह ताला उसका हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करा देता है। थोड़ी सी बात समझिएगा कि जब एक बच्चा प्यूबर्टी में एंटर कर जाता है तो उसका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है। और इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जीएनआरएच। जीएनआरएच मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जीएनआरएच जाके स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाले पार्ट को, एंटीरियर पिट्यूटरी। और इस एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर 2 हार्मोन निकलते हैं, एलएच और एफएसएच, जिन्हें गोनेडोट्रोपिन ही बोला जाता है, एलएच और एफएसएच। ये एलएच जाके स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल्स को फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स, और एफएसएच स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब अगर जितने स्पर्म बनने हैं, जब वो स्पर्म बन जाते हैं, उसके बाद यही सर्टोली सेल्स अपने अंदर से एक हार्मोन निकालते हैं, इनहिबिन। कौन सा हार्मोन निकालते हैं? इनहिबिन, सर्टोली सेल्स। ये इनहिबिन जाके रोकता है एंटी पिट्यूटरी को कि और एफएसएच मत निकालो। एफएसएच जब नहीं निकलेगा तो सर्टोली सेल भी स्टिमुलेट नहीं होंगे, तो स्पर्मेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस रुक जाएगा। तो जब स्पर्म बन जाते होंगे तो इसको रोका जाता है सर्टोली सेल को और स्पर्म बनाने से। उसके लिए अपने अंदर से ही हार्मोन निकालता है इनहिबिन। तो दूसरा पॉइंट हम याद रखेंगे, सर्टोली सेल सिक्रीट्स द हार्मोन इनहिबिन दैट सप्रेस एंटी पिट्यूटरी फॉर द रिलीज ऑफ एफएसएच, ताकि वो फिर सर्टोली सेल को स्टिमुलेट ना करे। समझ में आ गई बात? एक लाइन याद कर लेते हैं, पॉइंट हम याद कर लेते हैं कि ये जो सर्टोली सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स secretes a hormone named inhibin, that suppress anterior
pituitary for the release of FSH. FSH को रोकने के लिए यह सप्रेस करता है एंटी पिट्यूटरी। याद रहे कितनी बात। अच्छा, एक बात और, सर्टोली सेल अपने अंदर से एक ग्लाइकोप्रोटीन निकालता है, ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। उसका काम क्या होता है, दे कंसंट्रेट टेस्टोस्टेरोन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो समझिएगा इस बात। यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस मौजूद है लिडिक सेल्स। यहाँ ये लिडिक सेल्स बना रहे हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जरूरत पड़ती है स्पर्मेटोजेनेसिस में, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हो रही। तो बाहर से टेस्टोस्टेरोन को इंटरस्टिशियल स्पेस से अंदर खींचा जाता है। टेस्टोस्टेरोन को अंदर खींचने के लिए यहाँ अंदर मौजूद सर्टोली सेल अपने अंदर से निकालते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि टेस्टोस्टेरोन को अंदर लेकर आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस ताकि हो सके। तो एक लाइन याद कर लेते हैं कि ये जो सर्टोली सेल्स हैं, इनका एक इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये बनाते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि कंसंट्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन, बाहर से लेके आते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस से इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो एक पॉइंट याद कर लेते हैं कि सर्टोली सेल सिक्रीट्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन that concentrates testosterone in seminiferous tubule. Testosterone in seminiferous tubule। ठीक है ना। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में FSH और एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन के अलावा एस्ट्रोजन की भी जरूरत पड़ती है। तो इधर निज़ाम ऊपर वाले ने बनाया कि सर्टोली सेल अपने अंदर से एक एंजाइम निकालते। सवाल आ भी चुका है नीट यूजी में, पहले एम्स के एग्जाम जब अलग अलग हुआ करते थे। सर्टोली सेल अपने अंदर से एक एंजाइम निकालता है एरोमेटेज, जो कि फालतू टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर देता है एस्ट्रोजन में। तो एक लाइन याद कर लें कि एंजाइम एरोमेटेज कौन निकालता है, सर्टोली सेल, जो कि टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करता है एस्ट्रोजन। तो एक पॉइंट यहाँ पर याद कर लेते हैं, सर्टोली सेल्स secretes aromatase enzyme, secretes aromatase enzyme that converts testosterone into estrogen, that converts testosterone into एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट करता है एस्ट्रोजन। ठीक है ना। इसके अलावा एक पॉइंट आप और याद कर सकते हैं कि अगर खुदा न करे ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो जाए और वो इन्फेक्शन ब्लड के जरिए टेस्टिस में आ जाए तो स्पर्म को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ब्लड से इन्फेक्शन टेस्टिस में ना आए, उसको सर्टोली सेल्स ही रोकते हैं। तो एक सवाल प्रीवियस में पूछा गया कि ब्लड टेस्टिस बैरियर्स फॉर्म्ड बाय सर्टोली सेल्स। एक सवाल और याद कर लेते हैं कि ब्लड टेस्टिस बैरियर, blood testis barrier is formed by, blood testis barrier is formed by Sertoli cells। क्या तेरी बात आपकी समझ में आ गई? ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।